फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसपीरेशन वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को देखेंगे। इसमें देखेंगे सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन, सेकंड में देखेंगे हम प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन क्रिया का प्रायोगिक प्रदर्शन। इसके बाद देखेंगे हम टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन, फिर है फिजियोलॉजी ऑफ स्टोमेटा, नेक्स्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, नेक्स्ट देखेंगे डेली पीरियोडिसिटी ऑफ स्टोमेटा। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि ट्रांसपीरेशन वह प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स के एरियल पोर्शन से जल का, वाटर का वेपर रूप में बाहर निकलना, इस प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन की घटना कहते हैं। जल का वाष्प बन के उड़ना ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहलाता है। जनरली देखते हैं कि हायर प्लांट्स में जो जैसे कि जली प्लांट्स, एक्वाटिक प्लांट को छोड़कर इनमें ट्रांसपीरेशन नहीं होता है। बाकी सभी में जो है यूनिवर्सल फिनोमिना है, मतलब सार्वत्रिक प्रक्रिया होती है। ये पौधों की जड़ में जो सॉइल से एक्स्ट्रा वाटर जो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है पौधों के द्वारा, जो कुछ उपयोग किया जाता है, और प्लांट्स में के माध्यम से एब्जॉर्ब किया गया एक्सेस वाटर वो वाष्प बन के बाहर कर दी जाती है। इसी घटना को हम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। यह क्रम सौर एनर्जी, इस प्रोसेस में सौर एनर्जी का उपयोग प्लांट्स करते हैं। जल का वाष्पन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया एक प्रकार का वाष्पीकरण की क्रिया है। अब ये वाष्पीकरण की क्रिया पौधों की जो फ्री सरफेस होते हैं वहाँ से होता है वाष्पीकरण की क्रिया, जबकि ट्रांसपीरेशन की क्रिया कुछ विशिष्ट प्रकार की संरचनाओं से, जैसे कि रंध्र, स्टोमेटा, लेंटिकल्स, क्यूटिकल्स, बार्क, इन जगहों से ट्रांसपीरेशन की घटना होती है। बायोलॉजिकल सिस्टम के कारण ही प्लांट में कुछ विशेष प्रकार का वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। तो देखते हैं हम ट्रांसपीरेशन और इवापोरेशन, दो शब्द आ रहे हैं सामने। तो ट्रांसपीरेशन क्या है और वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण, इवापोरेशन की घटना क्या है, देखेंगे। ट्रांसपीरेशन एक वाइटल प्रोसेस है, जबकि इवापोरेशन जो है फिजिकल प्रोसेस है। ट्रांसपीरेशन केवल लिविंग प्लांट्स में होता है और वाष्पीकरण की प्रक्रिया लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ही प्लांट्स में संभव है। पौधों के एरियल पोर्शंस में, जैसे कि विशेषकर पत्तियों की सतह पर वाष्प के रूप में बाहर निकलती है। इवापोरेशन में जल जो है पौधे की किसी भी सतह से वाष्प के रूप में बाहर निकलती है। ट्रांसपीरेशन जो है गॉड सेल द्वारा कंट्रोल रहती है। गॉड सेल कोशिका का इसमें कंट्रोल नहीं होता इवापोरेशन में। ट्रांसपीरेशन में जितना जल लॉस हुआ है वो एब्जॉर्प्शन के द्वारा इसको मेकअप कर ली जाती है।
जबकि वाष्पीकरण की क्रिया में यह संभव नहीं है। इस क्रिया में ट्रांसपिरेशन में किसी प्रकार के बल या वाष्प वीपी प्रेशर, वाष्प दाब, डीपी प्रेशर विसरण दाब या ओपी प्रेशर मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज होता है, जबकि इवापोरेशन में किसी भी प्रकार के फोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। आइए देखते हैं हम इस एक्सपेरिमेंट में देखेंगे हम प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का प्रायोगिक प्रदर्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस प्रक्रिया को करने के लिए क्या क्या हमको आवश्यकता होती है। तो आवश्यक सामग्री रिक्वायरमेंट मटेरियल में देखेंगे हम बेल जार, गमले में लगा हुआ प्लांट्स, कांच की प्लेट, ऑयल लगा हुआ क्लॉथ कपड़ा, ग्रीस, धागा आदि। इतनी आवश्यक सामग्री यदि हमारे पास हो तो इस प्रक्रिया को हम प्रयोग में करके देख सकते हैं। अब मेथड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे चित्र में भी प्रदर्शित है आपको गमला जो है बेल जार के से ढक दी गई है। तो प्रयोग करने के लिए देखेंगे हम सर्वप्रथम अच्छी तरह से सिंचित गमले में लगा हुआ एक प्लांट्स लेंगे, हेल्दी प्लांट जो वाटर को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब किया हुआ है। वहाँ की जो सॉइल है उस गमले की अच्छी सी नमी युक्त है। मिट्टी की खुली सतह को तेल से भीगे कपड़े या पॉलीथीन से अच्छी तरह से हम ढक देंगे, ताकि जो मिट्टी में उपस्थित जल का जो है इवापोरेशन वाष्पीकरण ना होने पाए। अब देखते हैं कि गमले को कांच की प्लेट के ऊपर रखकर उसे बेल जार से अच्छी तरह से ढक देते हैं। बेल जार से हम उसको ढक देंगे। अब जो गमले को बेल जार से ढक देने के बाद हम देखते हैं कांच की प्लेट एवं बेल जार के मध्य ग्रीस की परत लगा देते हैं, ताकि जो उसमें वायुरोधी करके उसे कुछ समय के लिए सनलाइट में या प्रकाश में एज इट इज उसको छोड़ देते हैं। ऑब्जर्वेशन, कुछ समय बाद हम देखते हैं 7 से 8 घंटे के बाद हम जब देखते हैं बेल जार की जो दीवारें होती हैं अंदर की ओर इनर वॉल पर जल की कुछ बूंदें हमको दिखाई देती हैं, जो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में दिखाई दिए वाटर ड्रॉप। ये है गोल गोल इस तरह से वाटर ड्रॉप इसमें दिखाई दे रहे हैं। जल की इन बूंदों का निर्माण पौधे का वाष्पीकृत जल की वाष्प के संघनन के फलस्वरूप ही हुआ है। इस प्रकार हम ये एक्सपेरिमेंट में देखेंगे एक कांच की चारों तरफ से ढकी हुई ये बेल जार है। प्लांट जो अच्छी तरह से पानी सूखा हुआ है, वेल वाटर्ड प्लांट लिए हम यहाँ पर गमले पर। अब यहाँ पर जो सॉइल है उसको अच्छी तरह से हम पॉट कन्वर्टेड विद द क्लॉथ ऑयल लगा हुआ कपड़े से हम अच्छे से उसको ढक दिए हैं, और बेल जार के चारों ओर वैसलीन या ग्लिसरीन ग्रीस को हम अच्छी तरह से लगा देते हैं, और ग्लास स्लैब है उसके ऊपर रख के हम 7 से 8 घंटे तक यदि रख देते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रदर्शन हम करके लैब में अपना देख सकते हैं। अब हम देखेंगे इसमें वाष्पोत्सर्जन के टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन प्रकार, उस कितने प्रकार की यह प्रक्रिया होती है। तो देखेंगे हम सबसे पहले इसमें जो है पौधे के जो एरियल पोर्शन होते हैं या टिश्यू की जो नेचर
उनमें संलग्नता के आधार पर वाष्पोत्सर्जन को निम्न भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम देखेंगे स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, मतलब रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। स्टोमेटा, ये पिक्चर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टोमेटा ना, उसमें स्टोमेटा के दोनों ओर गार्ड सेल होती हैं। इनके खुलने बंद होने से स्टोमेटा खुलता है। अपर एपिडर्मिस है यहाँ पर, ये क्यूटिकल लेयर सबसे बाहर की ओर होती है। इसी तरह अब हम नीचे देखेंगे तो लोअर एपिडर्मिस, ये ऑक्सीजन रिलीज होते हुए दिखाई दे रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की ओर हो रहा है। यहाँ पर एयर कैविटीज बन जाती हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं इसमें। तो स्टोमेटा के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की घटना को देखेंगे तो इस प्रकार वाष्पोत्सर्जन में जो पत्तियों के लोअर सरफेस पर स्टोमेटा उपस्थित होती हैं, कुछ जो रूपांतरित तनों की बाह्य त्वचा पर भी उपस्थित विशिष्ट प्रकार के होल दिखाई देते हैं, इनको भी हम स्टोमेटा ही कहते हैं। ये रंध्र जो है वाटर या हवा के आवागमन में मतलब हवा को भी प्लांट के बाहर अंदर करने में भी सहायक होते हैं। इन छिद्रों के खुलने या बंद होने की क्षमता होती है। जब ये जो है रंध्र खुले होते हैं, जब उन पर सनलाइट सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो स्टोमेटा जो ओपन हो जाती है। पौधे के शरीर का जल जो है वाष्प के रूप में बाहर निकलने लगता है। इस तरह जल के वाष्पीकरण को हम रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहते हैं। डाइकोटिलीडन प्लांट की पत्तियों में जो रंध्र जो है स्टोमेटा निचली सतह पर तथा मोनोकोटिलीडन प्लांट की लीव्स में दोनों सतह पर पाए जाते हैं। ट्रांसपीरेशन का मुख्य मेथड जो है पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन जल का लगभग 90% भाग इस क्रिया के द्वारा बाहर निकलता है। सेकेंड हम देखेंगे क्यूटिकल ट्रांसपीरेशन। तो इसमें देखेंगे बाह्य त्वचा के ऊपर उपस्थित जो क्यूटिकल, जो सबसे बाहरी आउटर लेयर होता है, जो एपिडर्मिस के ऊपर होता है, इस परत को ही हम क्यूटिकल लेयर कहते हैं। पौधे के वायवी भाग में क्यूटिकल, जो पौधे का जो वायु भाग होता है क्यूटिकल से ढका होता है। इसमें क्यूटिकल द्वारा जल जो है थोड़ी ही मात्रा में वाष्पीकरण द्वारा बाहर उड़ता है। इस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन को हम क्यूटिकल ट्रांसपीरेशन कहते हैं। जैसे कि फल, फ्रूट्स, स्टेम, फ्लावर्स में मुख्यतः जो है क्यूटिकुलर व ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस जो है देखने को मिलता है। क्यूटिकल्स के द्वारा जल की हानि 1 से 10% तक, मतलब बहुत ही कम होती है। मरुद्भर प्लांट में देखते हैं कि जैसे कि नागफनी, कैक्टस आदि में जो क्यूटिकल की परत अत्यधिक मोटी होती है, जिससे ऐसे पौधों में जो है क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन नहीं के बराबर ही होता है। ऐसे ही देखते हैं छाया वाले जो स्थानों में उगने वाले जो प्लांट्स होते हैं में भी क्यूटिकल की इतनी पतली परत होने के कारण ही उसमें भी बहुत कम, जैसे कि 20 से 30% तक ही वाष्प बाहर निकलती हैं। फिर हम देखेंगे थर्ड में हम देखेंगे वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, लेंट्रिकुलर ट्रांसपीरेशन। जैसे कि काष्ठी पौधे के जो स्टेम या ब्रांच पर बार्क पाई जाती हैं, जिनमें छोटे छोटे गोल होल होते हैं, जिन्हें हम रंध्र स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा उसमें प्रेजेंट होता है। इन स्टोमेटा में लेंट्रिकल, इन स्टोमेटा को लेंटिकल कहते हैं। इन रंध्रों के द्वारा कुछ जल जो है वाष्प बनकर
बाहर निकलती हैं। इस प्रकार जल की हानि जो है लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन इस प्रक्रिया को कहते हैं। इस प्रकार वाष्पोत्सर्जन बहुत ही कम, लगभग 0.1% ही होता है। स्टोमेटा तथा क्यूटिकल द्वारा संपन्न होने वाले वाष्पोत्सर्जन को हम एक ही साथ हम इसको फोलियर ट्रांसपीरेशन भी कहते हैं, मतलब पर्णी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। अब देखेंगे स्टोमेटा एंड क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन में क्या अंतर दिखाई दिया अभी तक में। तो देखेंगे वाष्पोत्सर्जन जो स्टोमेटा के द्वारा हो रहा है, इसमें स्टोमेटल में जो है वाष्पोत्सर्जन स्टोमेटा के ही द्वारा होगा, जबकि क्यूटिकुलर में क्यूटिकल वाष्पोत्सर्जन क्यूटिकल के माध्यम होगा। स्टोमेटा में देखेंगे यह क्रिया जो गॉड सेल के कंट्रोल में होता है, इसमें रक्षक कोशिका का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है। स्टोमेटा में सनलाइट की उपस्थिति में अर्थात केवल दिन में ही यह प्रक्रिया होगी, जबकि क्यूटिकुलर में वाष्पोत्सर्जन रात दिन अर्थात 24 आवर्स में ही जारी होते रहता है। अब देखेंगे दोनों में अंतर हम देखें तो चित्रों के माध्यम से भी स्पष्ट है। स्टोमेटा में स्टोमेटा के द्वारा ही होता है यह प्रक्रिया, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन कहलाता है, सिर्फ स्टोमेटा के द्वारा होगा। सनलाइट के पड़ने से जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन होते हैं और प्लांट का जो वाटर होता है वो वेपर के रूप में बाहर आने लगता है। इसमें जो गार्ड सेल के खुलने से ही यह प्रक्रिया होती है, मतलब दिन में ही यह घटना होती है, क्योंकि स्टोमेटा दोनों ही तरफ, ऊपर में भी अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस दोनों में ही स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से यहाँ स्टोमेटा है, इसमें यह घटना होती है। इसी तरह हम देखेंगे क्यूटिकल के द्वारा किस प्रकार के होते हैं, लेंट्रिकल्स के द्वारा क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन की घटना। तो स्ट्रक्चर आप लेंट्रिकल यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। अब देखेंगे इसमें जो स्ट्रक्चर है इसमें, तो कॉर्क मतलब जो प्लांट स्टेम पे जो बार्क होती हैं या कॉर्क होती हैं, बीच बीच में यहाँ पे फ्लोएम है, इधर कॉर्क है, और ये एपिडर्मिस के नीचे की ओर कॉर्क है। ये कम्प्लीमेंट्री सेल है, क्लोजिंग सेल है यहाँ पर, और नीचे की ओर हमारा इस प्रकार के स्ट्रक्चर में इसमें देखते हैं जो क्यूटिकल के माध्यम से सबसे बाहरी लेयर जो क्यूटिकल होता है, एपिडर्मिस के ऊपर पतली लेयर होती है क्यूटिकल, इसके माध्यम से होता है। इसमें जो गार्ड सेल का क्योंकि इसमें स्टोमेटा से नहीं हो रहा है, ये अपर सेल की क्यूटिकल की बाहरी लेयर से के द्वारा ही हो रहा है, इसलिए इसमें रक्षक कोशिकाओं का कोई महत्व नहीं है। रक्षक कोशिका के खुलने या बंद होने की प्रक्रिया में इस प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी तरह इसमें दिन या रात का भी प्रभाव, सनलाइट के होने या नहीं होने से इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बाहरी अपर लेयर से ही हो रहा है, क्यूटिकल लेयर से हो रहा है। इसमें 24 आवर ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया और बहुत ही धीमी धीमी गति से होते रहता है। अब हम देखेंगे स्टोमेटा की फिजियोलॉजी को। तो देखते हैं स्टोमेटा है ना, स्टोमेटा फिजियोलॉजी। स्टोमेटा है, इसमें सब्सिडरी सेल है सबसे बाहर, क्लोरोप्लास्ट है, सब्सिडरी सेल है, किडनी है, ये गॉड सेल है, वैक्यूल्स पाए जाते हैं स्टोमेटा पोर एरिया, और इसके न्यूक्लियस।
thickened cell wall with the radial myceliation। इस प्रकार इसमें एपिडर्मिस सेल, सब्सिडरी सेल, स्टोमेटा यहाँ पर ओपन और क्लोज दोनों ही प्रकार के स्टोमेटा को दिखाई दे रहा है इसमें। तो देखेंगे हम स्टोमेटा को। फिजियोलॉजी ऑफ स्टोमेटा में हम देखेंगे जो कायिकी स्वरूप में देखने पर जो स्टोमेटा जो है मुख्यतः इनका कार्य जो है ट्रांसपीरेशन क्रिया करना होता है। पौधों के शरीर में जो टेम्परेचर का कंट्रोल भी इन्हीं के द्वारा होता है। पौधों में होने वाली संपूर्ण ट्रांसपीरेशन की लगभग 90% जो है स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। स्टोमेटा अपनी गति के द्वारा पौधों में जल की हानि को कंट्रोल रखते हैं। आवश्यकता अनुसार इन्हें रोकने या जारी रखने का कार्य भी इनके ही माध्यम से होता है। फोटोसिंथेसिस एवं रेस्पायरेशन जैसे महत्वपूर्ण क्रियाओं के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन जैसे गैसों का जो एक्सचेंज है, आदान प्रदान में भी स्टोमेटा एक अच्छा रोल अदा करती है। इतना ही नहीं, स्टोमेटा जो है परोक्ष रूप से भी अनेक भौतिक क्रियाओं जैसे कि रंध्र की जो बाहरी कोशिका होती है वो मोटी होती है और जो अंदर की कोशिका होती है आंतरिक सेल वो जो होती है पतली होती है, थिन होती है। इलास्टिक एवं परमेबिलिटी भी होती है इसमें। जो गार्ड सेल होती हैं उनमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एवं बड़ा वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। गार्ड सेल में के चारों तरफ एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं होती हैं जिन्हें हम उनकी सब्सिडरी सेल कहते हैं या सहायक कोशिका कहते हैं। ये सहायक कोशिकाएं जो है स्टोमेटा के खुलने तथा बंद होने की क्रिया में जो गार्ड सेल हैं की सहायता करती हैं। गार्ड सेल की कोशिका भित्ति के खुलने तथा बंद होने की क्रिया इनकी सहायता से होती है। गार्ड सेल की सहायता से स्टोमेटा खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया होती है। इनका आकार जो अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं कि डाइकोटिलीडन प्लांट के जो लीफ होते हैं उनमें जो स्टोमेटा जो है गार्ड सेल की कोशिकाएं जो है किडनी शेप में है, लेकिन जो मोनोकोटिलीडन प्लांट्स हैं जैसे ग्रेमी फैमिली में इनमें जो गार्ड सेल होती हैं वो डंबल शेप्ड की होती हैं। अब देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा का वितरण किस तरह से है। पौधों की पत्तियों के ऊपरी एवं अपर एवं लोअर रंध्रों की स्थिति हम देखते हैं। तो इनमें स्थिति एवं वितरण को हम देखेंगे तो इनमें बहुत अधिक भिन्नता होती है। रंध्र की स्थिति वितरण के आधार पर पौधों को 5 समूहों में क्लासिफाइड किया गया है, जैसे कि सेप एवं सहतूत प्रकार फर्स्ट देखेंगे। इनमें देखेंगे हम सेप एवं सहतूत प्रकार। आडू फर्स्ट देखेंगे। इस समूह के पौधों में जो स्टोमेटा केवल लोअर एपिडर्मिस पर ही पाए जाते हैं, जैसे सेब हो गया, आडू हो गया, वालनट आदि हैं। फिर देखेंगे हम पोटैटो टाइप में। इस समूह के प्लांट्स में जो स्टोमेटा होते हैं पत्तियों के निचली लोअर एपिडर्मिस पर अधिक तथा ऊपरी अपर एपिडर्मिस के बाह्य त्वचा पर कम संख्या में पाए जाते हैं। आलू या सेम में इस तरह के स्टोमेटा दिखाई देते हैं। उसी तरह हम देखते हैं जई प्रकार ओट्स टाइप में। इसमें जो इस समूह में जो प्लांट्स आते हैं उनकी पत्तियों के अपर एवं लोअर दोनों ही
बाहरी त्वचा में एरियल पोर्शन पे जो स्टोमेटा की जई प्रकार में हम देखे हैं, इस प्रकार के पौधों में जो पत्तियां के अपर एवं लोअर दोनों ही इस बाहरी त्वचा पर स्टोमेटा समान संख्या में होते हैं, जैसे कि जई है, मक्का है, घास है। इसी तरह हम देखेंगे नेक्स्ट वाटर लिली प्रकार में इस प्रकार के जो जिस ग्रुप्स में प्लांट आते हैं उनमें जो स्टोमेटा केवल पत्तियों के अपर बाहरी त्वचा में पाए जाते हैं और जितने भी स्वतंत्र प्लावी प्लांट्स इसके उदाहरण हैं। पोटेमोजिटान प्रकार में देखेंगे हम, इस प्रकार में जो प्लांट्स के ग्रुप हुए हैं पत्तियों द्वारा स्टोमेटा का इसमें अभाव होता है। यदि रंध्र उपस्थित भी होते हैं तब ये क्रिया तो भी वो नॉन फंक्शनल होते हैं, जैसे कि जलमग्न पौधे है ना, सभी एक्वाटिक प्लांट्स में यह प्रक्रिया होती है। इसलिए एक्वाटिक प्लांट में जो है ट्रांसपीरेशन की घटना नहीं होती है। इसी प्रकार देखते हैं रंध्रों के दैनिक गति के आधार पर भी इनको क्लासिफाइड किया गया है। लाफ्टफील्ड ने रंध्रों को उनकी दैनिक गति के आधार पर 3 समूहों में बांटा है, जिनमें हम देखेंगे पहला अल्फा अल्फा प्रकार। तो अल्फा अल्फा प्रकार इस प्रकार में जो स्टोमेटा होते हैं दिन तथा रात अर्थात 24 आवर्स खुले रहते हैं। इस प्रकार के रंध्र प्रायः पतली पत्तियों युक्त पौधों में पाए जाते हैं, जैसे कि सरसों, मूली, मटर, सेब आदि में। फिर देखेंगे हम पोटैटो प्रकार में, इस प्रकार में जो स्टोमेटा होता है इवनिंग के कुछ घंटों को ही छोड़कर शेष पूरे दिन रात खुले रहते हैं। बोल सी भी क्या कह रही बेटा? पोटैटो प्रकार में, इस प्रकार में जो स्टोमेटा है इवनिंग के कुछ घंटों को छोड़कर शेष दिन रात पूरा खुला रहता है, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, लौकी है, बंद गोभी, इनमें पाया जाता है। बस ही देखते हैं हम जौ प्रकार में, बार्ली टाइप्स में इस प्रकार के जो रंध्र दिन में कुछ ही घंटों के लिए खुलते हैं तथा शेष पूरे दिन और पूरी रात्रि बंद रहते हैं, जैसे कि जौ, गेहूँ, धान आदि में भी ये होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो स्टोमेटा होते हैं उनकी दैनिक कालिकता क्या होती है। डेली पीरियोडिसिटी ऑफ स्टोमेटा।